हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। ओके, और हम आज आगे बढ़ते हैं। मेरे पेन्स कहाँ गए, मार्कर पेन। आज हम बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर मीन्स मास नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, एंड मास नंबर में एक फेमस ग्राफ होता है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और एटॉमिक मास नंबर में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं ना। ये है इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यानी बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर, और इधर मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 1 मिलियन, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे समझो। तो हम क्या करते हैं कि जितने हमको नॉन न्यूक्ली पता हैं, जैसे हाइड्रोजन से लगा के कहाँ तक, यूरेनियम, प्लूटोनियम, बहुत दूर तक, तो उन सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर में एक ग्राफ बनाते हैं। उससे हमको कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ में आया। हाइड्रोजन 1H1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसकी न्यूक्ली की बात करो तो केवल एक प्रोटॉन ही होता है, केवल एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ड्यूट्रियम में लेते हैं। ड्यूट्रियम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। एटम की बात नहीं कर रहे, न्यूक्लियॉन मतलब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो ड्यूट्रियम की बाइंडिंग एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन लगभग 1.15 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो वो कहीं यहाँ पे आएगा। ड्यूट्रियम है, H2 लिख देते हैं इसको। इसका मास नंबर 2 है। ठीक है, इसके बाद लिथियम, जैसे उसका करीब 5 के अराउंड आता है, 5 के आसपास, 5 पॉइंट समथिंग, उसका मास नंबर 3। फिर आता है 4 हीलियम, उसका न्यूक्लियस कह सकते हो, अल्फा पार्टिकल, उसका करीब 7 के अराउंड आता है। हीलियम के पास ही बोरॉन होता है, लेकिन बोरॉन का उससे कम होता है। बेरिलियम, बोरॉन है। अगर आप इनको लाइन से ऐसे मिलाओ तो यहाँ एक पीक आया, याद रखना, ध्यान से देखो। हीलियम 4 यानी अल्फा पार्टिकल, हम यहाँ न्यूक्लियस हैं, ये सब न्यूक्लियस हैं, न्यूक्ली। तो हीलियम पर हमको एक पीक मिला, यानी हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कुछ ज़्यादा आई है। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन थोड़ी ज़्यादा आ गई है। आगे चलते हैं। ठीक है,
बोरॉन 10, बीच में हमको मिलता है कार्बन, कार्बन C12, जिसमें प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 6 होते हैं। हीलियम में प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2, कार्बन में प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन भी 6। कार्बन के पास नाइट्रोजन 14 होता है, जिसमें प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन 7। लेकिन कार्बन की बाइंडिंग एनर्जी पास के न्यूट्रॉन से कम होती है, यानी कार्बन पर एक पीक मिलता है। थोड़ा आप समझते जाओ, ऐसे थोड़ा पिक्चर में इसको आप बुक में देख सकते हो काफ़ी अच्छे से। इसका ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास में जो ग्राफ होता है, आप उसको बुक में देखते चलो, जिससे क्या होगा कि बुक में थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको समझ में आएगी, लेकिन समझाने का काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। उसके बाद एक पीक हमको मिलता है, मतलब हाई बाइंडिंग एनर्जी का, ऑक्सीजन में। इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने आसपास के जो एलिमेंट हैं, यानी फ्लोरीन, ठीक है, और नाइट्रोजन इससे कुछ ज़्यादा है, इस पर पीक आता है। हम ये पीक एलिमेंट्स की ओर कंसिडर कर रहे हैं। तो हीलियम पर एक्सेप्शनल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको मिलती है। कार्बन पर आपको बाइंडिंग एनर्जी एक्सेप्शनल पर न्यूक्लियर, एक्सेप्शनल मतलब आसपास से थोड़ी ज़्यादा। तो वो एलिमेंट हम यहाँ लिखते चलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हो। हीलियम न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, इनके हम वो भी लिख देते हैं प्रोटॉन नंबर, ठीक है। सिमिलरली नियान 10, 20, सिमिलरली कैल्शियम 20, 40, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्ली कह लो, ये जो आप न्यूक्ली देख रहे हैं ना, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, वो अपने पड़ोसियों से ज़्यादा होती है। वो अपने पड़ोसियों से थोड़ी ज़्यादा होती है। इन पर मतलब आसपास से थोड़ी, अपने पड़ोसियों से इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा का मतलब कि ये अपने पड़ोसियों से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हैं। ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हैं। निकिल, ये कह सकते हो कि जब आप आगे इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, और सबसे पीक मिलता है निकिल पर। निकिल की बाइंडिंग एनर्जी, निकिल 62, निकिल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है करीब 8.72 मिलियन 79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतनी, निकिल 62 की, जो कि हाईएस्ट है। यानी निकिल 62 सबसे स्टेबल न्यूक्ली में से है। अपने धरती पर पाए जाने वाले जितने न्यूक्लियस हैं, जितने एटम हैं, उनके सब न्यूक्लियस में सबसे स्टेबल न्यूक्लियस इसका है। आयरन, इसका भी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई है, यानी ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए हो सकता है कि अपने अर्थ के सेंटर में नीफे होता है, नीफे,
एक रीजन, एक अर्थ के सेंटर में एक गोल रीजन होता है जिसको कि शॉर्ट में नीफे लिखते हैं, मतलब वहाँ केवल निकिल और आयरन ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ निकिल और आयरन पाया जाता है। तो हो सकता है नहीं है, होता है, क्योंकि निकिल और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा है, मोर देन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए ये हाईली स्टेबल है, इनका न्यूक्ली मतलब रेडियो एक्टिविटी से डीके नहीं होता है, मतलब बहुत रेडियो एक्टिविटी को रेजिस्ट कर जाते हैं। अभी आप पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, मतलब इनका न्यूक्ली टूटता नहीं है, स्टेबल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जल्दी गायब नहीं होंगे, स्टेबल रहेंगे। तो अर्थ में ये इतना ज़्यादा पाया जाता है वो इसीलिए कि इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो बहुत हाई है। ये इनके न्यूक्लियस बहुत टाइटली बाउंडेड हैं, उनमें बहुत बाइंडिंग एनर्जी है। समझ में आया? इसीलिए धरती में ये बहुत पाए जाते हैं। ये भी सल्फर 32, ये भी कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन की भी बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, कैल्शियम, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि इनमें पीक आता है पड़ोसियों, अपने नेबर के जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा इसमें बाइंडिंग एनर्जी है, यानी इनके न्यूक्ली बहुत स्टेबल हैं। तो ये भी एक कारण है कि धरती पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, और ये सब हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, एबंडेंट हैं ये। नियॉन तो एक गैस है ही है, इनर्ट गैस, ये भी अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। आर्गन ये भी पाई जाती है, इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी अच्छी होती है, और ये इनर्ट भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा एबंडेंस में है। लेकिन इसमें इनर्टनेस का भी एक गुण है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनको इनर्ट गैस के कैटेगरी में लाता है। तो इससे भी इनको एबंडेंस का मतलब धरती में पाए जाने का मौका मिलता है, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। निकिल इज वेरी स्टेबल, और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिरती जाती है। फिर कुछ ऐसा होता है कि एक आता है लेड, ये लेड बहुत स्टेबल होता है, इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाई होती है, लेकिन ये बहुत स्टेबल क्यों होता है वो अभी हम बताते हैं आपको, ठीक है, कि ये सब स्टेबल क्यों है और लेड भी इतना स्टेबल क्यों होता है। लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आपको थोड़ा आराम रहेगा बाद में जब हम समझाएंगे। फिर हैवी न्यूक्ली आते हैं, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम 239, इनके मतलब एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं, प्रोटॉन नंबर। ये न्यूक्लियस हैं या ये न्यूक्ली हैं, और ये न्यूक्ली की बाइंडिंग एनर्जी, ये जो न्यूक्ली है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे यूरेनियम 235 की होती है करीब 7.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूरेनियम 238 की 7.58 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लूटोनियम 239 की करीब 7.59 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप देख रहे हैं कि लगभग इनकी जो काफ़ी है, मतलब मोर देन अल्फा पार्टिकल है लगभग।
अल्फा पार्टिकल की अराउंड 7.3 या 4 होती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लेकिन भले ही इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो, लेकिन ये उतने स्टेबल रहते नहीं हैं। ये जो हैवी जो न्यूक्लाइड हैं, ये इनके न्यूक्लियस उतने स्टेबल नहीं है, बल्कि जबकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर मास नंबर हाई है अल्फा पार्टिकल से, लेकिन अल्फा पार्टिकल बहुत स्टेबल होता है। उसका रीज़न हम आपको इसके पहले समझा चुके हैं कि जब न्यूक्लियस का जब साइज जब बढ़ता है तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेट करता है। कूलॉम का रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में वो डोमिनेट करता है। न्यूक्लियर फोर्स कमज़ोर हो जाते हैं, चूँकि न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, वो सिर्फ 2.5 फर्मी रेडियस के अंदर ही इफेक्टिव होते हैं, और ये कह लो कि उससे कम पर भी, क्योंकि 2.5 के अराउंड न्यूक्लियर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 0 हो जाता है। तो बड़े जो न्यूक्लियस होते हैं जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जिसमें बहुत से प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, वहाँ पर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द कूलॉम इफेक्ट वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है देन न्यूक्लियर फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता है, भले ही उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं और वो थोड़ा बहुत कूलॉम लॉ को रिड्यूस करते हैं, कूलॉम फोर्स को रिड्यूस करते हैं कि भाई प्रोटॉन थोड़ा दूर हो जाओ, ज़्यादा न्यूट्रॉन आकर प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ा के जो कूलॉम स्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साइज बढ़ने से क्या होता है कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मोर पॉजिटिव होने लगती है। समझ में आया? जिससे कि वो न्यूक्लियस इन सब मदद के बावजूद स्टेबल नहीं रह पाता है, भले ही उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा हो। काफ़ी अच्छी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है इन हैवी मेटल्स, हैवी न्यूक्ली की, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सब की, बट ये उतने स्टेबल रहते नहीं हैं। अल्फा पार्टिकल जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, लेकिन वो मोर स्टेबल होता है। समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक रिप्रेजेंटेशन है जो मतलब जिससे कि हम पता करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला एक ग्राफ है। चलो अगले एपिसोड में आपको बताते हैं कि क्यों ये कुछ जो न्यूक्ली हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।